वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूं आज आपके लिए एक बिग अपडेट उन छात्रों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो 2021 ईस्वी में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जा रहे हैं। छात्र व उनके गार्जियन, अभिभावक उत्सुक हैं कि बच्चे हमारे कैसे चॉइस फिलिंग करें, कैसे बेहतर कॉलेज मिले, कैसे बेहतर ब्रांच मिले और जो एडमिशन में अलॉटमेंट हो वो हमारे बच्चे के लिए बेहतर भविष्य के लिए हो। इन सभी चीजों पर एक एक करके चर्चा करेंगे और बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है कि 13 नवंबर से आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, उस नोटिस पर भी बहुत सारी बात हैं, उसका भी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबा होगा क्योंकि चॉइस फिलिंग कैसे करना है बच्चों को मैंने यहाँ डिटेल से लाया है आपके लिए कि कैसे कॉलेज की प्राथमिकता देंगे, तो कॉलेज के आधार पर कैसे हम काउंसलिंग करें। किसी बच्चे का मन में रहता है कि नहीं, हमको बेहतर से बेहतर कॉलेज में पढ़ना है, भाई हमारा एडमिशन हो या नहीं हो, कोई भी ब्रांच मिले, हमें बेहतर कॉलेज में पढ़ना है। नहीं, कुछ बच्चों को रहता है कि नहीं, कॉलेज कोई भी मिले लेकिन हमारे सिलेक्टिव जो ब्रांच है, हम जो सोच के रखे हैं कि हमें उसी ब्रांच को पढ़ना है, तो हमारे लिए वो ब्रांच कैसे मिले, उसके लिए भी तो हम दोनों तरीका को एक एक कर करके हम लोग बताएंगे। और रोजगार ओरिएंटेड कौन सा ब्रांच है, कौन से ब्रांच में हमें रोजगार जल्दी मिलेगा, रोजगार की संभावनाएं वर्तमान में कितना ज्यादा हैं किस ब्रांच में, तो हम लोग एक एक कर करके चीजों को समझेंगे डिटेल से। तो हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या कुछ है। बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग एवं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, मैंने ऊपर में ही लिख दिया है बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी। फर्स्ट यहां देखेंगे कॉलेज की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करें, पहला प्रश्न बच्चों का है। दूसरा है ब्रांच की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करें, एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2021। इसी पर आज हम लोग पूरी चर्चा को देखेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, उन सारी चीजों को एक एक करके। सबसे पहले हम जो बीसीसी द्वारा नोटिस पब्लिश की गई हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, हम उसे डिटेल से यहां पढ़ेंगे एक एक बिंदुओं को, जिससे कि आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मालूम चलेगा कि अधूरा जानकारी आप रखे हैं और काउंसलिंग के समय में गलती कर दिए, एडमिशन रिपोर्टिंग के समय में गलती कर दिए, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप इस चीज की तैयारी कर पाएंगे। तो हम डिटेल से देखें इस पर। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, आईएएस भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट ये ऑफिस हैं जहां से आपकी सारी चीजें कंडक्ट कराई जाती हैं। विज्ञापन संख्या बीसीईसी बी DCECE 2021/07 दिनांक 8/11/2021 द्वारा नोटिस प्रकाशित हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 सरकारी व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण कॉलेज में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना। ये सूचना आप PDF के फॉर्म में भी वहां से वेबसाइट से आप डाउनलोड किए हैं, लेकिन हम थोड़ा यहां इस डिटेल और बड़ा स्क्रीन पे आपको हम एक एक बिंदु पर बात करके और चीजों को समझाना चाह रहे हैं जो कि ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। विज्ञापन संख्या BCECB DCEC 2021/2006 दिनांक 13/10/2021 के क्रम में DCECP 2021 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण महाविद्यालय के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु DCEC 2021 में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी संबंधित अभिभावकों संस्थानों के निम्न सूचित किया जाता है। ए में देखेंगे DCECP 2021 के परीक्षा फल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर रैंक कार्ड एवं DCECP 2021 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर लें। ये पहला सबसे प्रोसेस है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं
उनको रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उन्हें कितना रैंक प्राप्त हुआ है। बच्चे तो मिनिमम मार्क्स ला करके जो कट ऑफ रखा है, जितने उनको रिजल्ट देना था उसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया था फुलफिल करते हुए बच्चे ने क्वालिफाई करा, तो सभी की रैंक कार्ड वहां उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप क्लिक करके रैंक कार्ड को डाउनलोड कर लें, जिससे आपको पता चल जाए कि हमें इतना रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे बी में, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल एवं पोर्टल ऑफ डीसीसी 2021 पर क्लिक करें। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस भरने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सूचनाओं की प्रविष्टि कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। जब आप बीसीसी के साइट पर जाएंगे, उस पोर्टल पर यह लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक कर करके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस न्यू रजिस्ट्रेशन में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सारी हैं वो देना है, जो कि आप फॉर्म भरते समय सारी सूचनाएं जो दिए थे वो यहां उपलब्ध करना है। नेक्स्ट देखेंगे, रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांच का चॉइस भरें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। बच्चे क्या होते हैं, भाई 2-4 कॉलेज में चॉइस फिलिंग कर लिए, 2-4 कॉलेज में ब्रांच भर लिए और छोड़ दिए कि मुझे होना है तो हो। बाद में वो अफसोस जाहिर करते कि नहीं, चॉइस हम अधिक भरते, नंबर ऑफ ब्रांचेस अधिक भरते तो संभावना था कि इस कॉलेज में ना इस कॉलेज में मुझे एडमिशन हो जाता। क्योंकि कभी कभी देखा गया है प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार कि बच्चे अच्छे रैंक ला करके भी उनका अच्छा ब्रांच और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सका है, बाद में वो अफसोस जाहिर करते हैं। तो बच्चों को ये स्पष्ट लिखा गया है ऊपर में ही, ये देखेंगे है ना, अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांच का चॉइस भरें। ठीक है, चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखा हुआ है। आपको लगता है कि हमने जो चॉइस भरा है जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, वैसी स्थिति में उसमें आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एडिट करने की ऑप्शन है लास्ट डेट लॉक करने की तिथि से पूर्व। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक कर दें। यहां देखेंगे, यदि आप चॉइस फिल किया और अपने चॉइस से संतुष्ट हैं तो चॉइस को आप लॉक कर दीजिए। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं, या देखेंगे आप, तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा। यदि आप ना भी लॉक करेंगे तो जो लास्ट तिथि है चॉइस फिलिंग करने का, उस तिथि के बाद स्वतः अपने से लॉक हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग उपरांत, ये बहुत नीचे की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप देख लेंगे। चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। यदि आपका चॉइस लॉक हो गया तो आप चॉइस किसी भी सूरत में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाद में नहीं कहेंगे कि हमने तो चॉइस गलत भर लिया, ये कर लिया, अब मेरी परेशानी हो गई, इतनी अच्छी रैंक है, हमें कैसे क्या कुछ होगा। तो अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, लॉक कर दिया, सारी चीज हो गई, तो आप चॉइस करके प्रिंट आउट अपने पास निश्चित रूप से रख लें। एक नोट में है रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया, ओटीपी ऑथेंटिकेशन, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दिया है, उसी पर ओटीपी के माध्यम से ही आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, चॉइस को लॉक कर सकते हैं। सारी प्रोसेस अब वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कोई चेंजिंग, आप मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी आपने जो दिया है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कि फॉर्म भरने समय दिए थे उसे आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
वन टाइम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस लाइन को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आ जाने के बाद अब कुछ बच्चे यदि आप चाहेंगे कि हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लें, जो मेरा छूट गया, हम सोए रह गए, खो गए, तबीयत खराब, मैं बाहर था, जानकारी मुझे नहीं हो पाया, तो ऐसी कोई भी प्रोविजन और प्रावधान बीसीसी द्वारा नहीं दी जाएगी फैसिलिटीज कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें। सेकेंड राउंड में आपको पता चला कि इतना सीट खाली रह गया, अब हम भाई हमारा रैंक पुअर है, तो भी हम वही से मौका हमको मिल जाता तो हम इसको रजिस्ट्रेशन कर लेते, चॉइस फिलिंग कर लेते और हमारा फिर से कॉलेज मिल जाता। तो ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट से पूर्व जो चॉइस भरने की अंतिम तिथि है उससे पूर्व रजिस्ट्रेशन और चॉइस की प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। दोबारा मौका कहीं से भी बीसीसी द्वारा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सूची सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट जो आपने लास्ट, कुछ बच्चे हैं जो मान लो कि चॉइस फिलिंग कर दिया और लॉक नहीं किया, तो वहां प्रिंट का ऑप्शन तो नहीं मिला उनको, तो प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिला तो वैसे कंडीशन में उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक स्वतः अंतिम तिथि को वो लॉक हो जाएगा। तो वो सभी स्टूडेंट्स को कॉमन रूप से जो प्रिंट आउट कर लिए हैं वो भी ना करेंगे, वो भी लॉक करेंगे, वो भी लॉक ना करेंगे, वो भी, उन सभी छात्रों को जो उन्होंने चॉइस फिल किया है वो चॉइस लिस्ट उनको ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अब यह महत्वपूर्ण राउंड देख लीजिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर, मतलब अब मान लो किसी की अच्छी रैंक है, मान लो किसी के अच्छे रैंक हैं और उनको पता ही नहीं था, रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तब उन्हें अचानक से जानकारी मिलता है कि अरे हमने तो नहीं किया, टाइम क्रॉस कर गया, तो आपके पास तो चांस खत्म ही हो गया, कोई विकल्प नहीं है इस साल का 2021 के लिए, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अब जो नीचे वाले बच्चे हैं, आपके पास के फ्रेंड हैं या जानकारी में, उन्होंने कम रैंक आपसे ला करके भी उन्होंने ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करा, चॉइस फिलिंग करा और उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। कल आप किसी प्रकार की दावा नहीं कर सकते कि सर हमारा रैंक बेहतर था और हमारी कॉलेज नहीं मिला, ये नहीं हुआ, नो। ये सारी बातों को इन्होंने स्पष्ट लिखा है। मैं इसीलिए एक एक चीज को बड़ा से मैं समझा कि आपको इस पर डिटेल चर्चा करके मैं समझा दूं। नेक्स्ट, अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एकदम महत्वपूर्ण छठा पॉइंट, इसे भी आप समझें। अब आपकी सीट अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, आपके मन मुताबिक संतोषजनक कॉलेज व ब्रांच आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आप जो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर रहे हैं उसी वक्त आपको अपग्रेडेशन का वहां ऑप्शन मिलेगा। जब आप अपग्रेडेशन को क्लिक नहीं करेंगे अगले बार आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा। पूरी सावधानी बरतना है इन चीजों को, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों को, इस बात को एक अच्छे से समझें। फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लेटर आ गया, आप अलॉटमेंट लेटर अपने पासवर्ड आईडी लॉगिन का जो रजिस्ट्रेशन के समय में आपने बनाया तो पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड दे करके अपनी लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को वहीं बीसीसी के साइट पर और वहां से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के क्रम में उसी जगह पास में ही आपके स्क्रीन पर दिखेगा अपग्रेडेशन का ऑप्शन। आप यदि अपग्रेडेशन का क्लिक कर दिए हैं तो मान लीजिए कि आपके संतोषजनक, मान लीजिए ब्रांच और कॉलेज
नहीं मिला तो अपग्रेड कर लीजिए, तो अगले राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यदि आपने अपग्रेडेशन नहीं किया तो अगले राउंड के लिए आप नहीं एलिजिबल होंगे। बहुत स्पष्ट बात है। आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वह अगले राउंड का इंतजार करेंगे। अब नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये भी, आपको मान लिया जाए कि सीट अलॉटमेंट हो गया, आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करा और रिपोर्टिंग सेंटर होगा, किस कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट करेंगे, वहां आप रिपोर्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका होगा, जिसमें सारी कागजात आपकी जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि आगे मैं चर्चा करूंगा, वो सब जांच होगा और वहां से आपकी वेरिफिकेशन स्लिप भी प्राप्त होगा, जो कि आगे मैं चर्चा करूंगा। रिपोर्ट यदि आप नहीं करते हैं, वैसे कंडीशन में अगले राउंड से भी आप बाहर हो जाएंगे और दोबारा आपको अगले लिस्ट जो पब्लिश किया जाएगा उसमें आपका नाम नहीं होगा। दोनों ऑप्शन क्लियर कट हैं। मान लिया जाएगा कि आप इच्छुक नहीं हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए और आपकी जो वैकेंसी है उस ब्रांच में, उस कॉलेज में फिर से बन जाएगी और जो बच्चे की नहीं लिस्ट में नाम आया है उन्हें वो अलाउट हो जाएगा सेकेंड राउंड में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे इसे अच्छे से यदि नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट बार वो जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो बहुत सारा चीज को समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल से इसी पर चर्चा किया हूं। नेक्स्ट, पी के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। अब आपके स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट डेट हैं कि किस तिथि को क्या प्रोग्राम है, कैसे मुझे करना है। जो आगे जो आपके स्क्रीन पर दिखने जा रहा है उसे निश्चित रूप से अपने कॉपी में कहीं उतार कर रख लें या प्रिंट कर लें, जैसे भी आपके पास विकल्प हो, ना हो तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर लें, जो भी आपके पास ऑप्शन है वो प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए कि किस तिथि को क्या करना है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सीरियल नंबर 1, टाइम शेड्यूल, डेट एंड टाइम, किस तिथि को क्या होना है। सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग कर दिया गया है आपके 9 नवंबर को, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे आप स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, 13 नवंबर 2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत क्लियर है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, 13 नवंबर से 17 नवंबर के बीच आप बीसीईसी के साइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, सारा चीज, और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस ये 4 दिन का टाइम मात्र दिया गया है। आप इस 4 दिन के अंदर में कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, चॉइस में बदलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कंप्लीट रूप से। आप चॉइस लॉक कर देने के बाद कोई चेंज नहीं करेंगे। 17 तारीख के बाद स्वतः अपने से लॉक हो जाएगा यदि आपने चॉइस लॉक नहीं किया है, और आपके मेल पर चॉइस लिस्ट जो आपके द्वारा भरा गया है उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, और 20 नवंबर 2021 को पहला राउंड का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, किन छात्रों को कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच प्राप्त हुआ है, कितने रैंक तक वालों के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है प्यारे बच्चे, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेना, नोटबुक पर लिख लेना, जहां भी आपको लगता हो इसे लिख लेना। नेक्स्ट, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड। आप
फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड कब से कब तक कर लेना है? 20/11/2021 से 23/11/2021, 20 नवंबर 2021 से 23 नवंबर 2021 के बीच अंदर आप इसे फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग करेंगे। इसी बीच अंदर मैं आगे भी दिखा रहा हूं आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रोसेस जो है 21 नवंबर से आपके 23 नवंबर 2021 तक ही है। अब जो मैंने इससे पहले बताया था कि आप रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, यही है रिपोर्टिंग सेंटर। इस तिथि के बीच अंदर आप जा करके आप यहां रिपोर्ट नहीं करते हैं तो अगले राउंड से ही बाहर हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें 20 नवंबर से 23 नवंबर के बीच अंदर, और उससे पहले ही कर लीजिए, 20 को ही कर लीजिए, 21 को कर लीजिए, क्योंकि आपके पास मौका और चांस होगा, टाइम होगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट पीरियड दिया गया है। तो इसी में 2 दिन का टाइम है। मान लीजिए कौन सा कॉलेज मिल गया, किसी को कैमूर मिल गया, किसी को किशनगंज मिल गया, किसी को अररिया मिल गया, तो जाने की भी समस्या होगा। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए डे 1 ही, फर्स्ट डे ही आप प्रयास करिए कि हमें अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लें, जो कि आपकी प्लानिंग और तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगा। प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये आपके एडमिशन प्रक्रिया फर्स्ट राउंड का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 26/11/2021, 26 नवंबर 2021 को सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। सेकेंड लिस्ट इसलिए क्योंकि जो बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे एडमिशन ना भी लेंगे, कुछ लोग अपग्रेड करेंगे, सारी चीजें प्रक्रिया प्रोसेस होगा। तो सभी को देखते हुए 3-4 दिन का इन्होंने गैप रखा है। रिपोर्टिंग सेंटर से रिपोर्ट आएगा कि यहां बच्चों ने अपग्रेड करा, यहां बच्चों ने अपग्रेड नहीं करा या एडमिशन लिया, इतने सीट वैकेंसी रह गई, तो सारे लोगों के लिए सेकेंड राउंड की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सेकेंड राउंड की लिस्ट 26/11/2021 को पब्लिश हो रहा है। अलॉटमेंट लेटर जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में नहीं आया, सेकेंड राउंड में आता है, तो वो डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड 27 नवंबर 2021 टू 30 नवंबर 2021, और ये 27 नवंबर को डाउनलोड कर लेंगे अपना अलॉटमेंट लेटर को, और 30 नवंबर तक अपने कॉलेज में पहुंच करके रिपोर्ट करेंगे जहां उनको मिलेगा। देखिए बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड 28 नवंबर से 30 नवंबर, मात्र 2-3 दिन का टाइम है आपका। इसमें जाकर के आप रिपोर्ट करके सेकेंड राउंड आप निश्चित रूप से एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे, ये जो आपने देखा इस लिस्ट को अच्छे से आप रेडी रखें पूरी प्रक्रिया में। 30 नवंबर के बाद आपके पास कोई भी एडमिशन का ऑप्शन नहीं होगा। 30 नवंबर के बाद आपके पास एडमिशन का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ये मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको। तो प्यारे बच्चे, आप इस चीज को ध्यान से देखें, और आगे नेक्स्ट देखता हूं, एक एक चीजों पर चर्चा मैं कर लेता हूं आपसे। इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि के इंतजार नहीं करेंगे एवं उनके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अब बच्चे कुछ दिन है कि भाई देखा सीट अलॉटमेंट आ गया और हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, मालूम चला उनको इंटरनेट नहीं है, सर्वर डाउन कर गया बीसीसी का, या कोई तकनीकी कारण आ गया, नहीं खुल पाया। तो इस आप लास्ट डे का इंतजार नहीं करेंगे। आप जब सूचना आपको प्राप्त है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप साइट को विजिट करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। स्पष्ट शब्दों में पार्षद ने लिख दिया आपको। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीसीईसी 2021 के उपरोक्त पाठ्यक्रम समूह में पात्रता प्राप्त आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में उल्लेखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज एवं एक सत्यापित फोटो प्रति के साथ लाना अनिवार्य होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें। फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे बच्चे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड ना भी किए होंगे, तो प्रोस्पेक्टस में डिटेल दिया हुआ है ना। कंडिका 1 एवं 2 को देखेंगे, विवरण पुस्तिका 1 या 2 में उल्लेखित है सारा। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है मैं यहां भी आपको बता दूंगा, उन सारे डॉक्यूमेंट का मूल प्रमाण पत्र तो साथ में ले जाएंगे ही आप, और उसके जेरॉक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके एक कॉपी आप रख लेंगे, 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा ही बना लीजिएगा।
मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, यहां देखिए मैं बहुत मार्क करते चला जा रहा हूं आपको, ये बहुत हेल्प होगा। मैट्रिक या समकक्ष मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, ख में देखिए मूल अंक पत्र, ओरिजिनल अंक पत्र तथा मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र या जन्म तिथि प्रमाण हेतु। देखेंगे कि दो तरह का, जब आप मैट्रिक पास करिएगा तो एक एडमिट कार्ड तो आपके पास है, दूसरा आप पास जब करते हैं तो एक मार्कशीट आता है, मार्कशीट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक आध साल 6 महीना बाद आता है स्कूल में, तो ऐसी स्थिति में ना होता है, तो इसकी जगह पर आप औपबंधिक, इसी औपबंधिक को ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, आप निश्चित रूप से लेकर के जाएंगे। ये मैट्रिक के लिए प्रमाण पत्र हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र, यदि आपने इंटर भी कर रखा है तो आप इसे भी आप लगाएंगे यदि आपने फॉर्म भरते समय डिटेल दिया है। नेक्स्ट देखेंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा डीसीसी 2021 के मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां। एडमिट कार्ड तो ले जाना ही है, जो कि आप एग्जामिनेशन देने गए थे एंट्रेंस का, तो वो तो ले जाना ही है, साथ में उसमें जो चिपकाए गए फोटो हैं, जो आपने इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरते समय स्कैन करके फोटो अपलोड किया था, वो एडमिट कार्ड में जो फोटो चिपका हुआ है उस फोटो का 6 प्रति आपको ले जाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट अब देखेंगे चौथा में मूल जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आप चाहिए, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल और ब्लॉक से दोनों यदि आप बनाए हैं तो बेहतर, नहीं तो कम से कम स्कूल का जरूर होना चाहिए जहां से लास्ट स्कूलिंग है। 7वां है विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जहां लागू हो, यथा सैनिक कर्मचारी कोटे एसएमक्यू हेतु सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तथा विकलांग कोटा डीक्यू हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र आदि। आरक्षित कोटि का लाभ लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मूल निवास की जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा पदाधिकृत एसडीएम, एसडीओ सिविल द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र सत्कार पात्रता सत्यापन के समय अवश्य जमा करें। उम्मीदवार द्वारा जमा किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र एवं उल्लेखित आरक्षण कोटि वही होनी चाहिए जो डीसीईसी 2021 में सत्यापित सम्मिलित होने के लिए निर्गत उसके प्रवेश पत्र में उल्लेखित हों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे देखिए यहाँ बिहार में 3-4-5 कैटेगरीज हैं और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हैं, जैसे ये BC1, BC2, SC, ST, आप लोग ये सब सुने होंगे। अभी नया में एक EWS जुड़ गया रिजर्वेशन में। ये सब जो प्रमाण पत्र हैं किनके द्वारा निर्गत होना चाहिए, तो डीएम स्तर का होना चाहिए या डीएम के द्वारा कोई नियुक्त हैं वो। तो बिहार में खास करके ये BC और BC2 और BC1 SC ST तो ब्लॉक लेवल से भी यदि आप बना लिए हैं तो एलिजिबल हैं। ये बिहार सरकार की एक नोटिफिकेशन उसमें स्पष्ट, तो आप वहां बना लिए हैं तो चलेगा। EWS भी यदि आपका बन गया है तो चलेगा। बाद बाकी जो ये सब एक्स सर्विसमैन हैं या ये आपका विकलांग वाले हैं, वो सर्टिफिकेट दिव्यांग, सॉरी क्षमा चाहेंगे, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है ये सब यदि कोई कोटा के बच्चे हैं तो वो सारे अपना सर्टिफिकेट अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की एक कॉपी आपको ले जाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट डीसीसी 2021 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए एवं पार्ट बी की हार्ड कॉपी, फॉर्म भरते समय प्रिंट आउट आपने निकाला होगा, फॉर्म भरा जो होगा उसकी दोनों कॉपी पार्ट ए और पार्ट बी वो भी रखना अनिवार्य आपके लिए होगा रिपोर्टिंग सेंटर पर। 10वां है आपका रैंक कार्ड ऑफ डीसीसी पी 2021। 11वां में है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति जो लिस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा चॉइस का, वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति
जो अलॉटमेंट लेटर है उसके 3 कॉपी प्रिंट करेंगे और 3 कॉपी लेकर के जाना है। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची इन 2 कॉपी एज डाउनलोड along with बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी। साक्षात्कार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। ये जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसकी 2 कॉपी में आप डाउनलोड करेंगे, एक जो है उसका बायोमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है वो भी 1 कॉपी जमा करेंगे साथ में, और उस समय जो है लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको उपस्थित होना है। नेक्स्ट, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता विवरण पुस्तिका की कंडिका 4(1) एवं 5(1) के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। ये पॉइंट उन बच्चों के लिए है कि जो इसी वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं और अपियरिंग में भरे थे, तो स्वाभाविक है कि जो बच्चे भरे थे तो मैट्रिक पास कर गए होंगे, सभी का रिजल्ट आ गया तो उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, कहीं कोई चिंता की विषय नहीं है। अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अपने राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें। अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्तांतरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लाना आवश्यक होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 12 नंबर बच्चे, आपने फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आपको हुआ, कोई कॉलेज या ब्रांच आपको मिला, वहां आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्टिंग के बाद रिपोर्टिंग स्लिप वहां से आपको दिया जाएगा, वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा, एक वहां से ले लेंगे आप, और सारे उन डॉक्यूमेंट को वहां नहीं छोड़ना है, सारे डॉक्यूमेंट आप वापस ले लेंगे क्योंकि आपने अपग्रेडेशन किया है। इसका मतलब अगले राउंड के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगले राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में, तो आप वहां जाकर के फाइनल अंतिम रूप से एडमिशन लेंगे। एडमिशन के प्रोसेस नहीं करना है। जिन्होंने अपग्रेडेशन नहीं किया तो वो तो अपना एडमिशन वहीं लेंगे, उनके लिए वही चांस है, वहां जाएंगे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट, ये लास्ट नोटिस था। अब बच्चों के मन में प्रश्न है कि सर चॉइस कैसे फिलिंग करें, कैसे मुझे बेहतर कॉलेज प्राप्त हो, बेहतर ब्रांच प्राप्त हो। तो मैं 2 तरह का प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में आगे। एक, कॉलेज की प्राथमिकता के आधार पर आप चॉइस फिलिंग करें, चाहे कोई भी ब्रांच आपको पढ़ना हो। मान लीजिए कि किसी को पटना 13 एनजीपी पटना 13 पाटलिपुत्रा में पढ़ना हो, गुलजार बाग राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजार बाग में पढ़ना हो, वैसे कंडीशन में उनको कोई भी ब्रांच मिलेगा वह पढ़ेंगे क्योंकि उनको पटना में पढ़ना था। लेकिन कुछ बच्चों कहे नहीं सर हमारा सिलेक्टिव ब्रांच हमको चाहिए, रोजगार के हिसाब से ब्रांच चाहिए, किसमें रोजगार के अभी अवसर हैं, कब रोजगार मिलेगा, इस आधार पर चाहिए। तो हम दोनों तरीका को आपको मैं बताऊंगा और बेहतर आप अपने से सिलेक्ट कर लेंगे कि मुझे कौन सा तरीका को अपनाना है। मैं अपना बता दे रहा हूं आपको, डिटेल से आप देख लीजिए। फर्स्ट, कॉलेज की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करें। ये बच्चे की प्रश्न है जो कि वो खास किसी कॉलेज में ही पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये। अब मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा आपको। ये इंस्टीट्यूशन एक तरफ मैं लिख रहा हूं, इधर ब्रांच लिख रहा हूं। तो आप इधर देखेंगे आपके स्क्रीन पे एनजीपी पटना, में पटना से ही सेंटर करके चला हूं। पटना के बेहतर कॉलेज हैं, उसको मैंने बिहार का कहेंगे बेहतर कॉलेज, तो मैं इसको प्रथम प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने दिया है, उसी के अकॉर्डिंग। एनजीपी पटना 13 सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच फर्स्ट चॉइस किसी एक स्टूडेंट को मैंने दिया, ठीक है। और यहां देखेंगे कि सभी ब्रांच एक लाइन से, एनजीपी पटना 13 पहला चॉइस है, एनजीपी पटना 13 सिविल, दूसरा चॉइस है एनजीपी पटना 13 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा चॉइस है एनजीपी पटना 13 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चौथा चॉइस है एनजीपी पटना 13 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पांचवा चॉइस है एनजीपी पटना 13 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, और छठा चॉइस है इनका एनजीपी पटना 13 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसी तरह पटना 7 का भी देखिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में फर्स्ट 7वां चॉइस है इनका। मतलब ये यदि उसके रैंक के हिसाब से यदि नहीं मिलता है तो फिर इनका चॉइस यहां होता है 7वां में। तो यहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट चॉइस 7वां चॉइस है,
और उस कॉलेज के लिए फर्स्ट चॉइस होगा। 8वां चॉइस है जीपी पटना 7 गुलजारबाग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 9वां चॉइस है जीपी पटना 7 सेरामिक इंजीनियरिंग और जीपी पटना 7 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। 11वां चॉइस है उनका जीपी पटना 7 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जीपी पटना 7 प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, जीपी पटना 7 सिविल इंजीनियरिंग और जीपी पटना 7 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये उन बच्चों के तरीका हैं जो बच्चे को कॉलेज ही मायने रख रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहां और क्लियर कर देना चाह रहा हूं प्यारे बच्चे, डिप्लोमा करने का उद्देश्य जल्द से जल्द रोजगार की प्राप्ति हो जाए। नंबर ऑफ रोजगार ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है, अपने राज्य, दूसरे राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी जगह। अभी वर्तमान क्या स्थिति है मैं इस पे भी बता देना चाह रहा हूं जो आपके लिए बहुत हितकर होगा। अभी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में, इवन कि आपके स्टेट या अन्य राज्यों में भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बूम है। यदि कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से डिप्लोमा किया है, पास आउट होने के बाद 1 साल 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर उनकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट श्योर है। दूसरा रोजगार ओरिएंटेड ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से भी यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके राज्य में भी पावर होल्डिंग 1 साल 2 साल पर विज्ञापन आपको देते रहती है। अन्य राज्यों में भी रोजगार की संभावना है, रेलवे में भी रोजगार की संभावना है। तीसरा यदि रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी रोजगार की संभावना ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा स्थिति वर्तमान में भी नहीं है। उसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज वगैरह में गेल व्हेल सेल हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, आईओसीएल हैं, इन सब जगहों में रोजगार की संभावना है, रेलवे की रोजगार की संभावना है। लेकिन स्टेट लेवल की रोजगार की संभावना मैकेनिकल में बहुत कम है। मैं क्लियर कट बता देना चाह रहा हूं। नहीं तो कभी कभी बच्चे क्या होता है कि एडमिशन के बाद परेशान होते हैं, पछताते हैं, अफसोस करते हैं। आपके पास अभी पूरी विकल्प है। चौथा ब्रांच मैं बताना चाह रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्टेट गवर्नमेंट में पूरे इंडिया में न के बराबर रोजगार की संभावना है। कहीं कहीं है, बिहार में तो एकदम नहीं है। बिहार में आपकी रोजगार की संभावना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से आपकी नहीं है, लेकिन अब पीएसयूज में है, गेल व्हेल सेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और ये सारी ये सब चीजों में आपको मिल जाएगा, रेलवे में मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी जगहों पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की डिमांड है, लेकिन वहां भी सीट बहुत कम मात्रा में है। चौथा क्लियर हुआ। पांचवा ब्रांच आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सुन रहे हैं। ये ब्रांच की स्थिति बहुत ही खराब है, खास करके डिप्लोमा लेवल के कोर्स में। खास करके मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूं। ये डिप्लोमा लेवल के कोर्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की स्थिति बहुत खराब है। रोजगार नगण्य है, जीरो है, शून्य है। डिप्लोमा करने के बाद आप निश्चित रूप से बीटेक कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो आपकी फ्यूचर थोड़ा बहुत अच्छा होगा और ब्राइट होगा। लेकिन वहां भी रोजगार कम है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर में डिमांड है बीटेक के बाद, और लोग हैं। और यदि मेहनती बच्चा है तो मेहनत होनहार को तो कहना क्या, वो तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं वो। तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, मेहनत करते हैं कंप्यूटर साइंस में, बहुत आगे तक जाएंगे वो। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब न के बराबर हैं कंप्यूटर साइंस के बच्चे के। कुछ कॉलेजों में आपके सेरामिक इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। ये सब माने एक एक कॉलेज में है। केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल का भी ठीक ठाक स्थिति अभी है वर्तमान समय में। तो ये सब जो ब्रांचेस हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर में या सरकार के जो भी पीएसयूज हैं, जैसे प्रिंटिंग वाले को, टेक्सटाइल वगैरह में तो सीट भी कम है और उनको मौका मिलता है, जैसे टेक्सटाइल वाले का, तो उन लोगों का भी। तो ये सब चीजें हैं, रोजगार थोड़ा बहुत हैं, तो नंबर ऑफ सीट भी है बहुत कम है, तो वहां भी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग के लिए लिस्टिंग करा है, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रक्रिया आपने देखा, इस प्रोसेस के तहत आप अच्छे रैंक ला करके हो सकता है कि आपने पहला चॉइस, फर्स्ट चॉइस
मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं तो इससे थोड़ा जल्दी होगा। आप जैसे एनजीपी पटना 13 में आपकी बहुत अच्छा रैंक है, मान लीजिए फर्स्ट रैंक वाला ने फर्स्ट चॉइस सिविल मार दिया तो उनका तो मिल जाएगा फर्स्ट सिविल, और उन्होंने पटना 13 ही चॉइस फिलिंग किया है, क्लियर है। लेकिन जो बच्चे 7वां 8वां 10वां या 11वां रैंक वाले हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, और उसने भी इसी तरह का काउंसलिंग प्रोसेस को अपनाया है, इसी तरह का, तो क्या होगा, मान लो वो आएंगे और उनको मान लीजिए कंप्यूटर साइंस अलॉटमेंट हो गया और उन्होंने अपग्रेड भी नहीं कर रखा है और इसी तरह का चॉइस फिलिंग करके रख दिया है, तो उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गया। अब वो अच्छे रैंक लाने के बाद भी बेहतर ब्रांच से वंचित हो जाएंगे, वो उन्हें बहुत अफसोस जाहिर। हाँ, ये जरूर उनको बेनिफिट होगा कि बिहार के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत उनकी खुशी मिलेगा कि बिहार के हम टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर ब्रांच पढ़ रहे हैं ये खुशी उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने दिया है एक तरह से, ये मैं इसे लाइक नहीं कर रहा हूं, मेरी पर्सनली अपना ओपिनियन है। इस प्रोसेस से यदि आप काउंसलिंग करेंगे तो अच्छे रैंक ला करके भी आपको अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है अच्छे कॉलेज आपको प्राप्त हो जाए इस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन आगे जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं वो बहुत बेहतर होगा, आप उसे भी देखेंगे। इस प्रोसेस के तहत मैंने सारे कॉलेजों में चॉइस फिल कर दिया है, आप इसको एक बार देखेंगे। अब उसी तरीके से आप मुजफ्फरपुर सारे कॉलेज वाइज लिस्ट किया हुआ है, जिस कॉलेज में जो जो ब्रांच है चॉइस उसी तरह से फिल किया हुआ है। मैं बहुत समय इसमें नहीं दूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग आप देखते जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट, उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने कॉलेज है और उधर से ब्रांच, उस कॉलेज में जितने भी ब्रांच है चॉइस में फिल मैंने कर दिया। ये कंप्लीट हो गया, ये कॉलेज के आधार पर हैं, ये गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक पटना 14। इतनी जो चॉइसेस आपने देखा ये सारे, इससे पहले की जो चॉइस देखेंगे, टोटल 181 चॉइस कॉलेज के आधार पर आपको होने वाला है। 181 180 चॉइस होने वाला है। तो यदि अब कंप्लीट, मैंने किसी कॉलेज को नहीं छोड़ा है और कोई भी ब्रांच नहीं छोड़ा है, ये बॉयज कॉलेज के लिए कोई भी कॉलेज मैंने नहीं छोड़ा है और कोई भी ब्रांच मैंने नहीं छोड़ा है। टोटल 180 चॉइस होगा। तो चॉइस भरते समय ये भी ध्यान रख लें कि हमें मिनिमम 180 चॉइस 181 चॉइस फिल करना है, ये भी एक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो बेटियों के लिए 2 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक पटना 14 फुलवाड़ी शरीफ और मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ भी जो ब्रांचेज हैं हमने यहाँ आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग अब आएंगे, इस प्रोसेस को मेरे द्वारा रॉन्ग किया गया। मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूं आप लोगों को। आपने देखा कि सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे काट दिया, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे को अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी उन्हें खराब ब्रांच मिल सकता है, कॉलेज उन्हें बेहतर जरूर मिल जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि उन्हें कॉलेज बहुत बेहतर मिल जाएगा, ब्रांच बेहतर ना मिलेगा। लेकिन आगे जो मैं इसके बाद जो प्रोसेस बताने जा रहा हूं, उनको कॉलेज भी बहुत बेहतर मिलेगा और ब्रांच भी बहुत बेहतर मिलेगा। तो कौन सा अच्छा होगा ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करें। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण, मान लो किसी बच्चों को सिर्फ सिविल ही ब्रांच पढ़ना है सपोज, या किसी बच्चों को इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही पढ़ना है, या किसी बच्चों को नहीं मैकेनिकल ब्रांच ही मुझे पढ़ना है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी बच्चों को नहीं भाई हमें कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच पढ़ना है, किसी को है कि नहीं भाई और सेरामिक पढ़ना है, केमिकल पढ़ना है, टेक्सटाइल पढ़ना है। तो वो पहले ये सिलेक्ट कर ले कि मुझे पढ़ना क्या है, हमें किस क्षेत्र में रोजगार चाहिए, मुझे किस क्षेत्र में रोजगार करना है।
तो वर्तमान जो गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं सर्वाधिक हैं और हर साल रिक्रूटमेंट है पूरे इंडिया लेवल पर, रेलवे में, स्टेट लेवल पर, उसके आधार पर ध्यान में रखते हुए हमने सिविल ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हमने चॉइस फिलिंग शुरू किया है। अभी देखेंगे आप स्क्रीन पर। दूसरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच को मैंने प्रीफर किया है, तीसरा मैकेनिकल ब्रांच को प्रीफर किया है, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को प्रीफर किया है, पांचवा कंप्यूटर, पांचवा के बाद हमने पांचवा चॉइस में जो स्पेशल ब्रांच हैं जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, प्रिंटिंग, ये सब ब्रांच उसको मैंने रखा, और लास्ट में मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच को चॉइस में रखा है। अब वो चॉइस कैसे फिल करना है, कैसे देना है, ये इस पर देंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, कोई बच्चा मान लीजिए कैमूर जिला का बच्चा है और उनके पास दो तीन तरह के मन में ख्याल है कि नहीं बिहार का टॉप कॉलेज भी मैं पढ़ूं, बिहार का टॉप ब्रांच भी मैं पढ़ूं, नहीं उनके मन में ख्याल है कि नहीं हमारे भाई कॉलेज कैमूर हैं, जिला कैमूर हैं, तो कैमूर में ही हमें मिल जाए और टॉप ब्रांच मिल जाए और अच्छा रैंक भी मैं लाया हूं, तो उन पे डिपेंड करता है। तो पहला चॉइस वो क्या रखेंगे, कैसे सीक्वेंस सीरियल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग। मैं पटना में हूं, मैं पटना से खड़ा हूं, मैं पटना को प्राथमिकता मांगते हुए, प्रथम प्रायोरिटी देते हुए मैं यहां से शुरू किया हूं। जो यहां के नियर अबाउट हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सारे चॉइस को फिल किया है। आप जहां जिस सेंटर पर हैं आप अपने हिसाब से सोच लें कि पटना में मुझे, क्योंकि अब पढ़ने की समस्या नहीं रह गया, पढ़ाई की इश्यू नहीं है, कॉलेज में क्लास ना भी है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास इतनी बेहतरीन तरीके के उपलब्ध हैं कि आपको लगेगा कि नहीं घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं बेहतर। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन आपके पास हो चुका है। तो आप निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि हमारे नियर अबाउट की कॉलेज, यदि पटना के टॉप कॉलेज हैं जैसे पटना एनजीपी पटना 13 या पटना 7 मिल गया, या गया पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया, भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया, तो ये सब जो जो कॉलेजेस हैं पुरानी वाली कॉलेजेस, पूर्णिया कॉलेजेस हैं, सहरसा कॉलेजेस जो पुरानी वाली सबसे, जो कि आपने नेम फेम कमा के रखा है, तो पुरानी कॉलेजेस के बाद यदि आपको लग रहा है कि हमारा इस रैंक तक में आ जाता है तो उसके भी प्रायोरिटी बेस्ड आप दे सकते हैं। नहीं तो अभी जो वर्तमान सिचुएशन है कि सारे कॉलेज की स्थिति सामान्य हो चुका है, चाहे वो एकेडमिक लेवल पर हो, लैब के लेवल पर हो, या सारा चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो, लगभग सभी जगह लगभग फैकल्टी हैं भी, क्लासेस भी हो रहे हैं। तो आपके पास विकल्प बहुत बेहतर हो तो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम कैसे बेनिफिट उठाएं, हम अपने आसपास जिला के आसपास के कॉलेज में हो जाएं, हम यहीं से अपना काम कर लें तो कोई आपत्ति नहीं। डिग्री तो भाई स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देती है, सर्टिफिकेट पर कहीं से कोई टॉप कॉलेज नहीं लिखा हुआ है, ना उसमें कुछ दर्शाया गया है स्पेशल। सभी के सर्टिफिकेट एसबीटी द्वारा जारी की जाएगी, मार्कशीट एसबीटी द्वारा जारी की जाएगी, सब में एक ही पदाधिकारी का साइन होगा, कोई डिफरेंस सर्टिफिकेट लेवल पर नहीं होना है। मैं क्लियर कट। तो अब हम लोग बात करते हैं चॉइस फिलिंग पर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नियर या टॉप जो देख लेंगे करेंगे। हम पहले सिविल का चॉइस फिल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर है एक तरफ, इंस्टीट्यूट नेम है और ब्रांच। मैंने फर्स्ट चॉइस फिल किया है नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस है जीपी पटना 7, गुलजारबाग पॉलिटेक्निक पटना 7, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 सिविल। थर्ड जीपी मुजफ्फरपुर सिविल इंजीनियरिंग। 4 जीपी भागलपुर सिविल इंजीनियरिंग। 5 जीपी सहरसा सिविल इंजीनियरिंग। 6 जीपी गया सिविल इंजीनियरिंग। सातवां चॉइस है जीपी दरभंगा सिविल इंजीनियरिंग। 8वां चॉइस है जीपी बरौनी सिविल इंजीनियरिंग। 9वां चॉइस जीपी पूर्णिया सिविल इंजीनियरिंग। 10वां चॉइस है जीपी छपरा सारण सिविल इंजीनियरिंग। 11वां चॉइस है जीपी गोपालगंज सिविल इंजीनियरिंग। 12वां जीपी कटिहार सिविल इंजीनियरिंग। 13वां चॉइस है जीपी वैशाली सिविल इंजीनियरिंग। 14वां जीपी लखीसराय सिविल इंजीनियरिंग। 15वां चॉइस जीपी दरभंगा डेहरी ऑन सोन सिविल इंजीनियरिंग। 15वां है आपका 16वां है आपका जीपी आस्थामा नालंदा सिविल इंजीनियरिंग। 17वां है जीपी शिवहर सिविल इंजीनियरिंग। 18वां चॉइस है आपका जीपी मोतिहारी सिविल इंजीनियरिंग। 19वां चॉइस है आपका जीपी मधुबनी सिविल इंजीनियरिंग।
20वां चॉइस है बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट देखेंगे 21वां जीपी कैमूर सिविल इंजीनियरिंग। 22वां जीपी जमुई सिविल इंजीनियरिंग। 23वां जीपी टेकारी गया सिविल इंजीनियरिंग। 24वां जीपी शेखपुरा सिविल इंजीनियरिंग। 25वां चॉइस है जीपी सुपौल सिविल इंजीनियरिंग। 26वां है केएनएस जीपी समस्तीपुर सिविल इंजीनियरिंग। 27वां है जीपी बांका सिविल इंजीनियरिंग। 28वां चॉइस है जीपी मधेपुरा सिविल इंजीनियरिंग। 29वां चॉइस है बीकेएनएस जीपी गोपालगंज सिविल इंजीनियरिंग। 30वां चॉइस है जीपी बक्सर सिविल इंजीनियरिंग। 31वां चॉइस है जीपी वेस्ट चंपारण सिविल इंजीनियरिंग। 32वां चॉइस है जीपी किशनगंज सिविल इंजीनियरिंग। 33वां जीपी सीतामढ़ी सिविल इंजीनियरिंग। 34वां चॉइस जीपी अरारिया सिविल इंजीनियरिंग। 35वां चॉइस है जीपी नालंदा सिविल इंजीनियरिंग। 36वां है जीपी सिवान सिविल इंजीनियरिंग। 37 जीपी औरंगाबाद सिविल इंजीनियरिंग। 38 जीपी खगड़िया सिविल इंजीनियरिंग। 39 जीपी अरवल सिविल इंजीनियरिंग। 40वां चॉइस है जीपी जहानाबाद सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट देखेंगे 41वां जीपी भोजपुर सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अब देखिए यहां से एक चॉइस मैंने 0-0 किया है, बीच में मुझे सीरियल क्रम थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन आप 41वां के बाद 42वां चॉइस आप जीपी गोपालगंज सिविल रूरल इंजीनियरिंग भी डालेंगे, जिससे क्या है कि आपकी सिविल की ये सारे, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका 43वां से फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप चॉइस करेंगे। तो टोटल 42 कॉलेजेस आपके पास, या कहें कि 42 ऑप्शंस हैं सिविल ब्रांच के लिए पढ़ने के लिए। अब ऐसे में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस प्रायोरिटी बेस्ड पहले दिया है और ब्रांच बेस्ड दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा सिविल। अब पहले तो जो सर्चिंग होगा अलॉटमेंट के लिए, पहले देखा जाएगा कि इस कॉलेज में बच्चा का सिविल नहीं मिला, इस कॉलेज में सिविल नहीं मिला, इस कॉलेज, तो जहां आपकी सिविल मिल जाता है तो आपको सिविल मिलेगा। क्लियर हो गया। मान लीजिए अपग्रेडेशन आपने करा है तो उससे बेहतर ऊपर की कॉलेज मिलना है, नीचे तो आना नहीं है। क्लियर है, तो सिविल मिलेगा, नहीं तो सेकंड राउंड में भी आपका जो जिस कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चॉइस का जो ये सीरियल क्रम है ये बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि कौन से सीरियल क्रम पर कौन से कॉलेज हमें और कौन से ब्रांच को रखना है। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चे नेक्स्ट चॉइस देखिए, हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी उसी तरह से रखा है कि किस कॉलेज में। एनजीपी पटना 13 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 42वां चॉइस। 43वां जीपी पटना 7 इलेक्ट्रिकल। 44वां जीपी मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिकल। 45वां जीपी सहरसा इलेक्ट्रिकल। 46वां जीपी गया इलेक्ट्रिकल। 47वां जीपी दरभंगा इलेक्ट्रिकल। 48वां जीपी पूर्णिया इलेक्ट्रिकल। 49 जीपी छपरा सारण इलेक्ट्रिकल। 50 जीपी गोपालगंज इलेक्ट्रिकल। 51 जीपी कटिहार इलेक्ट्रिकल। 52 जीपी वैशाली इलेक्ट्रिकल। 53 जीपी लखीसराय इलेक्ट्रिकल। 54 जीपी डेहरी ऑनसोन इलेक्ट्रिकल। 55 जीपी अस्थामा नालंदा इलेक्ट्रिकल। 56 जीपी शिवहर इलेक्ट्रिकल। 57 जीपी शिवहर 2 बार हो गया है, इसे एक रद्द कर लेंगे बाय मिस्टेक। शिवहर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 58वां जीपी मधुबनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 59वां बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 60वां आपका जीपी कैमूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 61 जीपी जमुई इलेक्ट्रिकल। जीपी टेकारी गया इलेक्ट्रिकल। जीपी शेखपुरा इलेक्ट्रिकल। 64वां जीपी मधुबनी इलेक्ट्रिकल। जीपी सुपौल इलेक्ट्रिकल। केएनएस जीपी समस्तीपुर इलेक्ट्रिकल। जीपी बांका इलेक्ट्रिकल। जीपी मधेपुरा इलेक्ट्रिकल। 69वां आपकी चॉइस है बीकेएनएस जीपी गोपालगंज इलेक्ट्रिकल। 70वां चॉइस है जीपी बक्सर इलेक्ट्रिकल। जीपी वेस्ट चंपारण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जीपी किशनगंज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जीपी सीतामढ़ी
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी अररिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी नवादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी सिवान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी खगड़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी अरवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी जहानाबाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपी भोजपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए फिर से, अब मैकेनिकल वाले तीसरा ब्रांच में हम आ गए। तो क्या आपने देखा कि प्रायोरिटी बेस्ड हमने ब्रांच को दिया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम वाइज सीक्वेंसली अपने चॉइस के अनुसार हमने कौन से कॉलेज को प्रथम प्रायोरिटी में रखना है, उसके सीरियल क्रम मैंने डाला और ब्रांच को डाला। अब देखिए क्या है कि अब 80 चॉइस 81वां चॉइस तक हमारा क्या है कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मेरा 82वां चॉइस मैकेनिकल हुआ। अब जो हमारा रैंक है, यदि इसके बीच अंदर का ही यदि कोई ब्रांच और कॉलेज मिल जा रहा है मुझे, तो निश्चित रूप से हमारे चॉइस के अनुकूल हमें मिल गया। इस सिस्टम में एक ये बेनिफिट है। लेकिन पहले वाले जो मैंने प्रोसेस बताया था उसमें कहीं भी आप फंस जाइए, आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को सही किया और राइट प्रोसेस है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैकेनिकल की भी बच्चे आप इस तरह से चॉइस फिलिंग करें। मान लो अब किसी को सिर्फ मैकेनिकल ही पढ़ना है, हमको भाई सिविल नहीं पढ़ना है, मैकेनिकल ही पढ़ना है, तो वो पहला चॉइस मैकेनिकल कर लें। 40 कॉलेज में 42 कॉलेज में मैकेनिकल चॉइस पहले भर लें। किसी को नहीं भाई हमको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, एकदम हमको सिविल बाद में सोचेंगे, इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, तो एक से शुरू करें, पहला ब्रांच इलेक्ट्रिकल से ही सारे 42 कॉलेज को देख लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से आप अपना सिस्टम ऑफ सीक्वेंस सरिया करके आप चॉइस को फिल करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख लें, उसी तरह से है मैकेनिकल, जीपी 7 मैकेनिकल, मैकेनिकल मैकेनिकल एकदम सीरियल क्रम से सभी कॉलेजों में मैंने मैकेनिकल दिया। आप देखेंगे एक लाइन से, है ना, सभी कॉलेजों में मैकेनिकल की चॉइस को मैंने दिया, एकदम सीरियल क्रम से है, देखेंगे आप। जीपी वेस्ट चंपारण, जीपी किशनगंज, जीपी सीतामढ़ी, जी मैकेनिकल, जीपी अररिया, जीपी जहानाबाद, जीपी भोजपुर, एनजीपी पटना 13, फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। हाँ, मैकेनिकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो उनको मैकेनिकल नहीं मिलता है, तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ये जो मैकेनिकल के लगभग समकक्ष हैं, दोनों जगह एप्लीकेंट्स होते हैं बच्चे, मैकेनिकल ऑटो और एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इस तरह से। लेकिन कुछ कंट्राडिक्शन है, मैं इस पर बहुत आगे चल के आगे की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। हमने 123 चॉइस को अभी तक फुलफिल कर लिया, 123 चॉइस को मैंने फुलफिल अभी तक कर लिया। तो अब हमारा 123 चॉइस तक में 3 ब्रांच हमारे कंप्लीट हो रहा है, 3 ब्रांच हमारे कंप्लीट हो गया। भाई मन मुताबिक हमारा मिल जाना चाहिए। तो जिनकी अच्छे रैंक हैं इस 3 ब्रांच में, उनकी बेहतर हो जाएगा, सबसे पहले बेहतर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 124 एनजीपी पटना 13 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 125 जीपी पटना 7 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हमने सीरियल वाइज कंटिन्यू रेगुलर किया। एक लाइन से देखेंगे आप, सभी कॉलेजों में इलेक्ट्रॉनिक्स का चॉइस फिर से मैंने सीरियल क्रम से मैंने भरा है। जीपी मोतिहारी, बीकेएनएस, जीपी कैमूर, जीपी जुमाई, टेकारी, गया, शेखपुरा। आप देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे। जीपी औरंगाबाद, खगड़िया, जीपी ब्राउन। हाँ, अब देखेंगे यहां जीपी खगड़िया, इतने कॉलेज 162 चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी कंप्लीट हो जा रहा। 162 चॉइस फिलिंग करने के बाद भी आपके कंप्लीट 4 ब्रांच हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो हमने चॉइस फिल किया है, हम कंप्यूटर से पहले प्रायोरिटी दिए हैं, क्योंकि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजों में 1-2 कॉलेज करके पढ़ाई हो रहा है, सीट भी बहुत कम है, और प्राइवेट सेक्टर में भी कमो बेश रोजगार की संभावना है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। तो उन ब्रांचों को मैंने प्रायोरिटी बेस्ड पे यहां मैंने दिया है कंप्यूटर ब्रांच के से पहले। तो ये देखिए केमिकल, ये केमिकल जीपी बरौनी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होता है, 30 सीट है यहाँ, 30 या 60 है, एक बार देख लेंगे,
मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाया है किस कॉलेज में कितना सीट है और उसमें पूरी चीजें क्लियर। तो ये हमने चॉइस दिया 163वां। आपको मर्जी है, आप दे सकते भी हैं, आप ना भी दे सकते हैं। जीपी पटना 7 में एक सिरामिक इंजीनियरिंग है, इसकी भी बहुत अच्छी खासी प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड है। जीपी पटना 7 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा डिमांड अभी है। जीपी भागलपुर में भी टेक्सटाइल है, इसलिए मैंने इस तरह से दिया आपको। फिर आपको जीपी पटना 7 में प्रिंटिंग है, इनका भी जो है टक्साल वगैरह जहाँ पैसा उसा छपता है वहाँ भी इनकी डिमांड बहुत है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वालों का भी, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का। उसके बाद है जीपी भागलपुर में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाले की रोजगार की संभावना कम है और बिहार में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इनकी सीटें हैं और अन्य जगह पर भी समय समय पर आते रहता है, तो ये यहाँ भी एक रोजगार बेहतर है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए फिर हमने कंप्यूटर की जहां जिस कॉलेज में सीटें हैं हमने कंप्यूटर को डाला है। रोजगार की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें मैंने डिजाइन किया। तो 169वां चॉइस एनजीपी पटना 13 फिर से आ गया और देखेंगे ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए मेरा पहला चॉइस होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीपी पटना 7 कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट देखेंगे जीपी मुजफ्फरपुर कंप्यूटर साइंस, जीपी भागलपुर कंप्यूटर। सभी कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं है, जहां जहां है मैंने सारे दे दिया है आपको। और जीपी भागलपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जीपी सहरसा कंप्यूटर साइंस, जीपी गया कंप्यूटर साइंस, जीपी दरभंगा कंप्यूटर साइंस, जीपी बरौनी कंप्यूटर साइंस, जीपी पूर्णिया कंप्यूटर साइंस, जीपी छपरा सारण कंप्यूटर साइंस, जीपी गोपालगंज कंप्यूटर साइंस, जीपी मुंगेर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब आइए गवर्नमेंट वोमेन पॉलिटेक्निक पटना 14। इसका मतलब यह है कि ये मुंगेर कॉलेज तक 180 चॉइस 180 चॉइस या 81 चॉइस आप लोग को कंप्लीट होगा। ये बॉयज कॉलेज में इतनी ही सीटें हैं चॉइस के लिए, 180 179 चॉइस ये कंप्लीट। मैंने किसी ब्रांच को नहीं छोड़ा, एक जगह ओवरलैप हो रहा था वो शेखपुरा वाला, तो 179 होगा। सॉरी, शिवहर में इलेक्ट्रिकल का 2 चॉइस आपने देखा कि मेरा मिस्टेक से टाइप हो चुका था। 179 चॉइस आप लोगों को फिल करना है। तो इस तरह से पूरे कंप्लीट यदि आपने फिल करा तो पुअर से पुअर रैंक वाले को भी ब्रांच मिलना तय है, कॉलेज मिलना तय है, और अच्छे वाले को तो बेहतर अच्छे मिलेंगे ही। तो हमने ये कंप्लीट। अब देखिए वोमेन्स कॉलेज में जो ही हैं बेटियों के लिए भी मैंने जो रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक पटना 14 फुलवाड़ी शरीफ में इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई होती है। तो यहां पहला चॉइस मैंने दिया है बच्चों को। सेकंड में है जीडब्ल्यूपी पटना 14 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जीडब्ल्यूपी पटना 14 में है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर में है कस्टम डिजाइन एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, जीडब्ल्यूपी पटना 14 में है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर में है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जीडब्ल्यूपी पटना 14 में है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर में है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जीडब्ल्यूपी पटना 14 में है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। शायद मिस्टेक हो चुका है, 2 बार प्रिंट आ चुका है। जीडब्ल्यूपी पटना 14 में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मैंने दिया, यहाँ मिस्टेक है। ये ऑलरेडी 9 चॉइस हैं। और जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर में है, ये डबल 2 चॉइस हो चुका है। ये मॉडर्न प्रैक्टिस करके हैं, तो ये मॉडर्न प्रैक्टिस करके हैं, मिस्टेक है वहां करके एक कोर्स है, तो वो 2 चॉइस आप नीचे ये भी डाल सकती हैं बेटियां। तो ये पूरा काउंसलिंग कैसे करें, कैसे चॉइस को फिलिंग करें, कैसे सीरियल क्रम दें, मैंने सारी चीजें डिटेल से आपको दिया। अब बच्चों को है कि सर कौन से कॉलेज में कौन सा सीट कितना है, इसके लिए मैं इससे पहले एक वीडियो बना दिया हूं, उसमें जाइएगा तो कॉलेज कैंपस को भी ओवरव्यू मैंने कराया है, कौन से ब्रांच में कितना सीट भी है, सारे डिटेल चर्चा
हम लोगों ने उस पर पूरा डिटेल से बना करके अच्छे से बच्चों को रखा है। तो मैं समझता हूं कि आज बच्चों को पूरी क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा कि चॉइस कैसे फिलिंग करना है, नोटिस की किन किन बातों को ख्याल रखना है, कब कौन सी तिथि को क्या प्रोग्राम है बीसीसीएल का। आपको 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अंदर उस सारे इन तिथियों को आप सिक्वेंसली ध्यान में रखेंगे, उसी प्रोग्राम लिस्ट के अनुसार अपनी प्रोसेस को एक्सिक्यूट करेंगे, कार्यवाही करेंगे, जिससे कि आपको काफी मदद मिलेगा और सही तरीके से सही समय पर पहुंच करके एडमिशन प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। तो चॉइस के लिए मैंने सारा चीज डिटेल आपको प्यारे बच्चे बता दिया। और अगली जो है हमारी जो वीडियो होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन ब्रांच वाले के लिए होगा, उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन ब्रांच के बच्चे कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनको क्या क्या पढ़ना जरूरत है, कैसे पढ़ेंगे, कहां से तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, कॉलेज की क्या स्थिति है, उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आई होप आज की इस वीडियो में आपकी पूरी प्रश्नों का जवाब समाहित है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आपको लगता है तो मुझसे भी आप यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नीचे चल रहा लाल रंग की स्क्रॉल लाइन चल रहा है, उसमें मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आपको दिक्कत यदि आता हो चॉइस फिलिंग करने में, समझने में कोई परेशानी आ रहा हो, गार्जियन हो, स्टूडेंट्स हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और बेहतर रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर प्रश्नों का जवाब मैं दूं। पुनः मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।